लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इंसाफ कुदरत का। माहौल गमगीन था। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके अभी अभी घर लौटा विनय बार बार अपनी माँ को याद करके रोता जा रहा था। आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रहकर अपनी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती और वो इधर उधर देखने लगता। फिर रोते हुए बोला, आज सुबह ही माँ ने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था, लेकिन मैंने ही यह कहकर मना कर दिया कि आज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं आपको डॉक्टर के पास कल लेकर चलूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ही मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बनाने वाली है। अगर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। तभी विनय की पत्नी अमृता भी आंखों से आंसू बहाते हुए सिसकियां लेने लगी और बोली, गलती मेरी ही थी जो माँ जी को अकेला छोड़कर राशन खरीदने बाजार चली गई। न जाने ऐसा क्या हुआ जो पूरे घर में आग फैल गई और माँ जी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलते बोलते अमृता दहाड़े मारकर रोने लगी। आस पड़ोस की औरतें बेटे के साथ साथ बहू को सास के गम में इतना रोते हुए देखकर उसे दिलासा देने लगे और अमृता की तारीफ करते हुए आपस में बातचीत करने लगे। कितना प्यार था सास बहू में, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। पर होनी को कौन टाल सकता है। देखो तो बेचारी का रो रो कर कितना बुरा हाल है। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अमृता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। तो विनय के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे, क्योंकि पीछे विनय की माँ शारदा जी खड़ी थीं, जिनका अभी अभी अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि जिस माँ का अंतिम संस्कार कुछ दिन पहले विनय ने अपने हाथों से किया था, आखिर वो सबके सामने सही सलामत कैसे खड़ी थी। विनय शारदा जी की इकलौती संतान। पति की मृत्यु होने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी शारदा जी ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपना सुख सुविधा सब त्याग कर उसकी आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने की कोशिश की। विनय भी इस बात को जानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद विनय को अच्छी नौकरी भी मिल गई और वो दिन भी जल्द ही आ गया जब अमृता विनय की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। शारदा जी ने अपनी बहू को खूब लाड़ प्यार दिया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने अपनी बहू को दिया। अमृता भी अमृता भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिन तक चला, क्योंकि अमृता को या तो अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाना अच्छा लगता था या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी या शॉपिंग पर जाना। अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जब भी शारदा जी अपनी बहू अमृता को कोई काम करने को कहती तो उसे परेशानी होने लगती। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां से उसका सरोकार ही नहीं था। अब उसे अपनी सास में केवल बुराइयां ही नजर आती थीं। अक्सर फोन पर अपनी सहेलियों को भी यही बात कहती कि न जाने मैं कैसी जगह आ पड़ी हूँ। यहाँ तो हर किसी को बस अपने से मतलब है। मैं तो बस पूरा दिन काम करती रहूं। यह लोग तो यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी इन लोगों को। सारा दिन चूल्हे चौकी में सड़ती रहूं। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। शारदा जी समझ पा रही थी कि उनकी बहू काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती।
उसे कोई ज्यादा परेशानी न हो, इस कारण वो खुद ही घर के काम की सारी जिम्मेदारियां संभाल लिया करती थी। बढ़ती उम्र के चलते उन्हें काम करने में मुश्किल होती थी, इसलिए अपनी बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी कभी आवाज लगा देती। उस पर भी अमृता चिढ़ जाती थी और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती कि इस घर में आकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर शारदा जी ने उसे कोई काम कहना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन अमृता के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। विनय भी अपनी पत्नी के बर्ताव से परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो अमृता उसी समय कलह शुरू कर देती। इसलिए मजबूर होकर उसने घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया, जिससे खर्च का अतिरिक्त भार भी विनय पर पड़ गया, जिस कारण वो अपनी पत्नी को उसके नाजायज खर्चों के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाया। लेकिन कुछ दिन बीते तो अमृता ने डायमंड नेकलेस लेने की जिद पकड़ ली, लेकिन विनय उसे टालता रहा। परेशान होकर अमृता ने अपनी माँ को फोन करके इस बारे में बताया और कहा, माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। न जाने कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड तक पूरी नहीं की जाती। अब मुझसे रोज रोज इस तरह मन मार कर नहीं जिया जाता। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर अमृता की माँ बोली, बेटी, कोई जरूरत नहीं इस तरह मन मार कर जीने की। जब तक वो नहीं तुम्हारी बात ना माने तब तक अपनी जिद पर अड़ी रहना। अपनी माँ की बात अमृता के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब विनय ऑफिस से घर लौटा तो बुरी तरह थका हुआ था। घर आकर जैसे ही अपना ब्रीफ केस रखा तो सामने अपनी पत्नी अमृता का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखा। विनय शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसलिए अमृता को पानी लाने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जाकर रसोई घर में से पानी का गिलास भरकर ले आया। लेकिन अमृता कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मालूम भी है कि आज मेरी किटी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई। मेरी सारी सहेलियां अपने डायमंड के गहने एक दूसरे को दिखा रही थीं और मैं पिछले 6 महीने से तुमसे हीरे का हार मांग रही हूँ, वो तुमसे लाकर नहीं दिया गया। हद होती है कंजूसी की। मैंने इतनी बड़ी चीज भी नहीं मांग ली थी कि तुम पूरी ही ना कर सको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो अपना हीरो का हार ही पहन कर जाऊंगी। अमृता ने गरजते हुए कहा तो विनय ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो अमृता, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्च होता है और फिर अब काम वाली बाई लगाने के बाद खर्च और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिलवा दूंगा। अपने पति की बात सुनकर अमृता उस समय चुप रह गई और डायमंड नेकलेस के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब विनय ऑफिस से घर लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। दरअसल पिछले 2 महीने से उसका टारगेट पूरा न हो पाने के कारण उसके बॉस ने उसे अच्छी खासी फटकार लगा दी और अपने जूनियर्स के सामने अपना अपमान होते देख विनय से रहा न गया और उसकी अपने बॉस से बहस हो गई, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया। विनय को उदास देखकर शारदा जी ने उसे अपने पास बैठाया और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा विनय, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी विनय ने बताया कि उसे कंपनी से निष्कासित कर दिया गया है। फिर बोला, दरअसल माँ, पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा था जिस कारण मैं अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया और टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण बॉस मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। लेकिन मैं भी कैसे बर्दाश्त करता। गुस्से में मैंने भी उन्हें 2 बातें बोल दी। इसी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है।
लेकिन माँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी ही कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर विनय उदास भाव से अपने कमरे में चला गया और शारदा जी सोच में पड़ गईं कि आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि विनय के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। पाई पाई करके जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उन पैसों को उसने ये घर खरीदने में खर्च कर दिया था। अपने बेटे की चिंता शारदा जी को खाए जा रही थी। उधर जब विनय ने अपनी नौकरी छोड़ने की बात अमृता को बताई, तो अमृता सिर पकड़ कर बैठ गई, यह सोचकर कि अब वो अपने शौक कैसे पूरे कर पाएगी। फिर विनय ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, अमृता, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो अमृता हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो विनय बोला, तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। इस पर अमृता प्रश्नवाचक निगाह से उसकी ओर देखने लगी। तो विनय बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी ना लगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम कुछ दिनों के लिए माँ के साथ घर का काम संभाल लो, क्योंकि इस समय एक एक पैसा बचाना हमारे लिए जरूरी है। विनय की बात सुनकर अमृता नाक भौं सिकोड़ती हुई बोली, लेकिन तुम जानते हो कि मुझसे ये सब काम नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मैं अपने लिए कुछ समय निकाल पाती हूँ। तो विनय बोला, अमृता, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम जो मांगोगी वो तुम्हें लाकर दूंगा। सिर्फ एक दो महीने के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। विनय की ये बात सुनकर अमृता घर के कामों में अपने सासू माँ का हाथ बटाने के लिए राजी हो गई। एक सप्ताह बीत चुका था, लेकिन विनय को बहुत कोशिश करने के बावजूद नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उधर शारदा जी जैसे ही दोपहर का खाना पकाने के लिए रसोई घर में गईं, तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण अचानक उनका पैर फिसल गया और जोर से जमीन पर गिर गईं। विनय ने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और अपनी पत्नी की मदद लेकर शारदा जी को किसी तरह बिस्तर तक लेकर आया। लेकिन शारदा जी दर्द से कराहती जा रही थीं और धीरे धीरे दर्द असहनीय हो गया। उनकी हालत खराब जानकर विनय उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो मालूम पड़ा कि उनकी बाजू की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आया है। उनकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। नौकरी छूटने और माँ की चोट से विनय बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब उसका खर्च और भी ज्यादा हो गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान हो गई अमृता, क्योंकि एक ओर तो काम वाली बाई चली गई थी, तो दूसरी ओर उसकी सासू माँ, जो सारा दिन घर पर काम वाली बाई की तरह ही काम करती रहती थी, बिस्तर पर बैठ गईं। अब खाना पकाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी अमृता पर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे शारदा जी के सारे काम भी करने पड़ गए। हालांकि शारदा जी अपनी लाठी के सहारे से बाथरूम तक तो जैसे तैसे चली जाती थी, लेकिन उन्हें हाथ में खाना देना, दवाइयाँ देना और उनके छोटे छोटे काम भी अमृता को मुसीबत लगते थे। विनय अक्सर नौकरी की तलाश में सुबह सुबह निकल जाता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसलिए अमृता को सुबह सुबह उठना पड़ता था। एक दिन सुबह जब नाश्ता पानी निपटा कर जैसे ही अमृता अपने कमरे में जाकर बैठी, तो अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगी। माँ, तुम जानती नहीं मेरे सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा दिन काम वाली बाई की तरह काम में जुटी रहती हूँ, एक पल को भी चैन नहीं है। नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई है आपकी बेटी की। अभी अमृता अपनी माँ से फोन पर बातें कर ही रही थी कि तभी शारदा जी की आवाज आई, बहू, मुझे एक कप चाय तो बनाकर दे देना, बहुत ठंड लग रही है।
अपनी सासू माँ की बात सुनकर अमृता अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताऊँ माँ, न जाने कब ठीक होगी मेरी सास। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी हैं। मुझे तो लगता है इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई, यह तो बस चोट का ड्रामा कर रही हैं। न जाने कब उठेंगे, सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और यहाँ ये महारानी पूरा दिन बिस्तर पर आराम फरमाती हैं। माँ बेटी में यह बातें हो रही थीं कि फिर से शारदा जी की आवाज़ आई, अमृता बहू, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। सासू माँ की आवाज़ सुनते ही फोन रखकर अमृता गुस्से से उठी और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। जलते भूनते हुए उसने चाय बनाई और साथ में 2 रोटियां रखकर अपनी सासू माँ के सामने पटकते हुए बोली, थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकती थी क्या? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई थी, अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई थी। बहू की तीखी बातें सुनकर शारदा जी आंखों में आंसू लिए बोली, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। मेरी हालत ऐसी ना होती तो मैं कभी न बैठती। और फिर सुख दुख में और परेशानी में परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं ना। तभी अमृता बोली, जब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो फिर यह फालतू के भाषण देने की क्या जरूरत है। थोड़ी ही देर में अमृता के फोन की घंटी फिर से बज उठी। फिर से उसकी माँ का फोन आया था, बेटी अमृता, तेरी हालत देख देख कर तो मुझे तेरी चिंता खाई जा रही है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी अमृता बोली, क्या करूँ माँ, एक तरफ तो पैसे की तंगी और दूसरी तरफ दिन भर मैं इस महारानी के नखरे झेलती रहूं। समझ नहीं आता किस तरह अपनी सास से छुटकारा पाऊं। अगर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कहूंगी तो तुम्हारे दामाद इस बात को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तुम ही बताओ इस समस्या का क्या समाधान है। निराशा भरे स्वर में अमृता ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटी चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बात सुनते ही अमृता चहक उठी और बड़ी खुशी से पूछने लगी, ऐसा कौन सा हल है माँ, मुझे भी बताओ। तो उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो जाएगी, जिससे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब माँ, मैं समझी नहीं। अमृता बोली तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो उसे अपने रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ना तो तुम्हें रोज रोज की यह परेशानी झेलनी पड़ेगी, न ही उनकी दवाइयों का खर्च उठाना पड़ेगा, और ऊपर से सासू माँ के बीमे के पैसे मिलेंगे सो अलग। अपनी माँ की यह बात सुनते ही अमृता मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं, कितना वाहियात आइडिया है आपका। मैं भला अपनी सास को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, इतने में दरवाजे पर कुरियर वाले ने घंटी बजाई तो अमृता ने फोन रख दिया और कुरियर लेकर फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन काम करते करते उसे बार बार अपनी माँ की कही गई बातें याद आ रही थीं। अमृता दिन भर सोच में ही डूबी रही कि आखिर कैसे कोई हल निकाला जाए। फिर अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की जो बात उसे बेहुदा लग रही थी, अब वो उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाने की सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कोई कदम उठाकर वो अपनी सारी परेशानियों से आज़ाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह हुई तो शारदा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो विनय बोला, माँ आज तो मैं नहीं जा सकता,
आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन ही जाएगी। मैं आपको कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूंगा। ऐसा कहकर विनय अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद अमृता अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गई। रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और थैला उठाकर सब्जियां लेने के लिए मार्केट चली गई। जाते समय उसने घर की बत्ती भी बंद कर दी। अब शारदा जी घर पर बिल्कुल अकेली थीं, लेकिन वो काफी समय से गहरी नींद में सोई थीं, इसलिए अमृता के जाने के कुछ समय बाद ही नींद से जग गईं। शारदा जी अपनी बहू अमृता को पानी देने के लिए आवाज लगाती रहीं, लेकिन ना तो अमृता का जवाब आया और ना ही वो स्वयं आई। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद रसोई घर में आग लग गई और पूरा घर धुएं से भर गया। जब अमृता बाजार से वापस लौटी तो देर दूर से ही उसे अपने घर में से धुआं निकलता नजर आया। धुएं को देखते ही सोचने लगी, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ना तो सासू माँ की रोज रोज की किट सुनाई पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमा के 10 लाख रुपए आएंगे सो अलग। लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अमृता फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपनी सासू की कितनी परवाह है, और सासू माँ की फिक्र का नाटक करते हुए घर की ओर दौड़ने लगी। तो लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। उसी समय विनय भी घर वापस लौट आया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में लगी आग बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। अमृता जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार चिल्लाते हुए बोल रही थी, कोई मेरे सासू माँ को बचा लो। उसकी यह बात सुनते ही विनय के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूट गया और वो कांपते स्वर में बोला, अमृता आखिर हुआ क्या है और माँ कहाँ है? तो अमृता ने रोते हुए घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि माँ घर में है। इतना सुनते ही माँ माँ पुकारते हुए विनय घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो देखा कि अंदर एक वृद्ध महिला की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। यह सब देखते ही विनय के दुख का ठिकाना ही न रहा। माँ माँ चिल्लाते हुए विनय जोर जोर से रोने लगा, तो दूसरी ओर अमृता भी ऐसे चिल्लाती जा रही थी जैसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद शारदा जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। रसोई घर से आग फैलने के कारण रसोई घर और हॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि बाकी के कमरों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। कभी विनय अपनी माँ को याद करता तो कभी अपने घर को देखता, जिसमें माँ के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थीं। उधर रोने का ढोंग करती हुई अमृता यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसकी माँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं। विनय अपनी माँ के गम में लगातार रोए जा रहा था, तो अमृता भी सिसकियां ले लेकर अपना दुख प्रकट कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगकर अमृता को सहारा देती, तो कभी बातों से सांत्वना देती। अमृता की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज आई, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? ये आवाज सुनते ही लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा तो देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गई। जैसे ही विनय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि स्वयं शारदा जी ही खड़ी थीं।
उन्हें देखते ही विनय जोर जोर से चिल्लाया, माँ, और दौड़ते हुए अपनी माँ के गले लग गया। शारदा जी को अपने सामने खड़े देख उनकी बहू अमृता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो लगभग चक्कर खाकर गिरने ही लगी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। जिस माँ का भी अंतिम संस्कार करके वो घर लौटे थे, वो माँ आखिर उनके सामने सही सलामत जीती जागती कैसे खड़ी है। और यदि शारदा जी यहाँ खड़ी हैं, तो जिस महिला का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, वो महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी हो गया था। दरअसल हुआ यूं था कि जैसे ही अमृता रेगुलेटर खुला छोड़कर बाजार के लिए निकली थी, उसके ठीक 2 मिनट बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो शारदा जी जैसे ही उठकर दरवाजे पर गईं, बत्ती जलाई और दरवाजा खोला, तो कुछ खाया पिया न होने के कारण कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ी। शारदा जी की घनिष्ठ सहेली शकुंतला जी उनका हाल चाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर आई थीं। जब उनकी सहेली ने उन्हें ऐसी हालत में देखा, तो वो और उनका बेटा उन्हें अपनी कार में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गए। और उधर अमृता की माँ तो केवल यही चाहती थी कि अमृता को सासू नाम के झंझट से जल्द मुक्ति मिल जाए। इसलिए शारदा जी को अमृता की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वो अमृता के घर आ पहुंची। जैसे ही वो घर में आई, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही बत्ती जलाई, तो स्विच की स्पार्किंग से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली। तुरंत ही आग ने पूरे रसोईघर और हॉल को घेर लिया। अमृता की माँ उस आग की चपेट में आ गई। आग में झुलसते हुए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन धुएं के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं शारदा जी को समय पर खाना न मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी, तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई। बाजार से लौटी अमृता ने जब अमृता घर से धुआं उठता हुआ देखा, तो वो तो यह सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते के रोड़े को हटा ही दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उसे घर में उसकी सास नहीं, बल्कि उसकी माँ ही जिंदा जल रही थी। वो अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे अपनी सास से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद अपने सास को अपने सामने खड़े देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इधर शारदा जी भी यह समझने में असमर्थ थी कि आखिर उनके घर में क्या हो रहा था। जब उन्होंने बताया कि वो कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थीं और अपनी सहेली के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी, तब जाकर सारा माजरा स्पष्ट हुआ। लेकिन यह बात सबके सामने अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि आखिर मृत्यु किसकी हुई थी। पुलिस को बुलवाया गया, आस पड़ोस के सारे सीसीटीवी कैमरा की जांच करवाई गई, तब जाकर कहीं पता चला कि शारदा जी के घर से निकलने के 1 घंटे बाद अमृता की माँ उस घर में आई थी, और जिस वृद्ध महिला की मृत्यु हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि अमृता की माँ थी। यह बात सुनते ही अमृता का दिल दहल गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आज ये बात साबित हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो जाल वो और उसकी माँ शारदा जी के लिए बिछाने जा रही थी, उस जाल में तो दरअसल उसकी माँ ही फंस चुकी थी और आग में बुरी तरह झुलस कर मर चुकी थी। अपने ही हाथों उसने अपनी माँ की जिंदगी खत्म कर दी थी। कुदरत का इंसाफ हो चुका था
और अमृता यह इंसाफ देकर स्तब्ध थी। ढोंग के आंसू अब वास्तविक आंसुओं में तब्दील हो चुके थे। अमृता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब कैसे हो गया माँ? वापिस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे समय में शारदा जी उसे सहारा दे रही थी, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। वही सास उसे संभाल रही थी, उसके सिर को अपने कंधे का सहारा देते हुए, पुचकारते हुए हौसला दे रही थी। अपनी सास का प्यार देखकर उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। वो शर्मिंदा तो थी, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उसने काफी देर कर दी थी। पूरे घर में अमृता के दहाड़े मार मार कर रोने की आवाज गूंजती जा रही थी, परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था जो कुदरत ने उसे दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।